सो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। और ये भी बेसिकली 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपका समय, और जल्दी जल्दी फटाफट से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को और भी स्पीड में पढ़ना हो तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब है आखिर ये, तो इसीलिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। आप लोग इसमें ईजिली अपनी तरफ से कन्वीनियंटली चीज़ों को कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, बैक कर लीजिए वीडियो को, दोबारा देखिए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं ईजिली चीज़ों को, तो इसीलिए यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स क्या होता है, तो एंगल्स भला ये कौन सी भला है, इसके बारे में हमें जानना है। व्हाट इज़ दिस एंगल, ये एंगल होता क्या है। पहले मैं ज़रा इसको थोड़ा जूम कर लूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने एंगल को, ठीक है। तो एंगल होता क्या है, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को। हाँ, तो एंगल क्या होता है, आज हम लोग एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं, क्या आप लोगों को पता है एंगल्स क्या होते हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 90 डिग्री, 30 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल है क्या भला, क्या किसी को ये बात पता है। आप लोग कहोगे सर दो रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या फिर ये वाला जो एरिया होता है, इसको कहते हैं एंगल। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, लेकिन क्या इसको मैं अप्रोप्रिएट कह सकता है एकदम कि बिल्कुल सही है। सही तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे 11th क्लास में हमें क्या बताया गया है, इसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से एलेबोरेट करते हुए कहा गया है कि जो रे होती है, कोई भी एक सिंगल रे, उसी के अपने जिस पॉइंट पे वो है, उसी से अगर वो रोटेट कर जाए कहीं भी, यहाँ पे रोटेट कर जाए, ये मान लीजिए पहले सेकंड में यहाँ पे थी और 5 सेकंड बाद यहाँ पे आ गई। अब टाइम को ऐड कर रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, टाइम का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो 5 सेकंड बाद ये यहाँ पे आ गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो ये जो रोटेशन कितने एंगल से किया है, या फिर रोटेशन किस तरीके से किया है, तो ये जो रोटेशन जो किया है उसमें इसके इनिशियल साइड, जो पहले लाइन जहाँ पे थी पहले, उसको इनिशियल साइड, इनिशियल जिनको मीनिंग नहीं पता, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरे को खुद नहीं पता था इनिशियल की मीनिंग जब मैं 9th क्लास में था, लेकिन फिर मैंने गूगल पे एक दिन सर्च मारा, मेरे को पता चला था। तो इनिशियल साइड का मतलब होता है स्टार्टिंग साइड। तो स्टार्टिंग साइड और टर्मिनल साइड, टर्मिनल क्या होता है, एंडिंग, किसी भी चीज़ का अंत होना, ठीक है। तो टर्मिनल साइड कौन सी साइड होती है, पहले हमें ये जानना होगा कि स्टार्टिंग साइड क्या होती है। टर्मिनल साइड होती है वो साइड जो वो रे है उसका फाइनल पोजीशन कौन सा है, और जो इनिशियल साइड होती है वो वाली पोजीशन जो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या है इस रे का, ये इसको क्या कहेंगे, इनिशियल साइड। और फिनिशिंग पोजीशन क्या है इस रे का, ये है, या फिर एंडिंग पोजीशन वो है टर्मिनल साइड कहलाता है। और इन दोनों के बीच में जो भी रोटेशन हुआ है, ये रोटेशन किस तरीके से हुआ है, उसको कहते हैं एंगल। या फिर कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो मेज़रमेंट होगा, उसको कहेंगे हम लोग, रोटेशन के जो मेज़रमेंट है उसको कहेंगे हम लोग एंगल। यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा, हालांकि मुझे ये लाइन याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। एंगल इज़ अ मेजरमेंट, या फिर एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, या फिर आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एंगल इज़ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। बहुत ही ईजी है ये, आपको वैसे ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस इतना याद रखिए, दिमाग में याद रखना, आपको कोई लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखनी है, मैथ का पेपर है समझने के लिए, कि इनिशियल साइड से फाइनल साइड के बीच का जो भी मेजरमेंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं एंगल। इस एंगल को डिनोट किया जाता है थीटा से, और हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि थीटा जो है वो सिर्फ डिग्री एंगल के लिए ही डिनोट किया जाता है। और एक और दूसरा टाइप का होता है, दूसरा यूनिट भी होता है एंगल का, जो कि होता है हमारा रेडियन मेज़र, और उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से भी डिनोट किया जाए, थीटा से भी डिनोट किया जा सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के मैसअप कर दिया मैंने इस पेज को। तो एंगल समझ में आ गया, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का मेजरमेंट, इसे कहेंगे एंगल। एंगल को मैंने यहाँ पे इन जनरल थीटा ले लिया है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, ये मैंने एक पॉइंट बी ले लिया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ से ये रोटेट करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये रे जो है, मैंने क्या बोला, रे का मूवमेंट इनिशियल साइड से फाइनल साइड में। मैंने 2 रे की बात नहीं की, मैंने उसी रे की बात की है। वही रे जब 5 सेकंड बाद मूव करता है तो ये यहाँ पे आ जाता है,
तो इस समय के बीच में जो इसने रोटेशन जो किया उसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ज़रूरी नहीं है दो रे के बीच में भी हो सकता है, दो अलग अलग रे हो, ये एक रे ये एक अलग रे, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है इसको भी कहेंगे हम लोग एंगल, सॉरी इन दोनों के बीच के जो मेजरमेंट है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्या समझ में आया बात इतनी सी? कोई डाउट? जिसको भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है मुझे, और मैं लाइव क्लासेस भी लाने की कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल इंटरनेट नहीं है मेरे पास, राउटर वाउटर तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो अब क्या मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया। तो इन दोनों के बीच का जो ये पॉइंट है जो मैं बता रहा था, इस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स स्पेलिंग तो आती होगी गाइस आपको, वर्टेक्स कहा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, स्पेलिंग आती होगी VRTX। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखाने में प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन, क्योंकि थोड़ा सा इशू है स्क्रीन का। एनीवेज, तो वर्टेक्स कहा जाता है इस पॉइंट को। तो ये जो इनिशियल साइड है वहाँ से जब ये वर्टेक्स से अगर ये रोटेट करेगा, वर्टेक्स से रोटेट करके जहाँ पे ये एंडिंग साइड जो होगी उसको टर्मिनल साइड बोलेंगे, और इन दोनों के बीच का मेजरमेंट को ही एंगल बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का। ये क्या है, ये क्या है? हमने तो भाई 10th तक सिर्फ यही पढ़ा था कि एंगल होता है, एंगल पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ये तो भाई कोई नया कंसेप्ट है। और पहले बता दूं, एंगल ज़ीरो तो होता ही होता है कि नहीं? तो एंगल ये कोई रेंज होती नहीं है, या फिर बताया नहीं जाएगा आपको, लेकिन एंगल कुछ भी हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल की वैल्यू हो सकती है। ये है 11th क्लास का कंसेप्ट। क्योंकि 10th तक हमें ये पता था कि एंगल को नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, या फिर आपको बताया हो, भाई हमें तो नहीं बताया था खैर, और मैं लिखता भी नहीं था, लेकिन हमने कभी सुना ही नहीं था कि 10th में कि नेगेटिव में भी एंगल हो सकता है। तो अब सुन लीजिए कि होता है, नेगेटिव में भी एंगल होता है। और नेगेटिव में एंगल कब होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर की तरफ एक एंगल बना दूँ, ऊपर की तरफ मतलब कैसे? रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पहले हमें समझना होगा, इसके लिए क्लॉकवाइज क्या होता है, और उससे पहले हमें ये समझना होगा क्लॉक क्या होता है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उन लोगों को पता होता है जिनके घर पे घड़ी है। अब जिनके घर में घड़ी नहीं है भाई क्या करें? ये मान लीजिए घड़ी हुई, मैं घड़ी ड्रॉ नहीं करूँगा, तो घड़ी में रोटेशन कैसे हो रहा होता है? इस तरीके से हो रहा होता है कुछ रोटेशन, कि घड़ी की जो सुई है वो ऐसे चल रही होती है, इस तरीके से, कुछ रंग बदलता हूँ, इस तरीके से कुछ रोटेशन चल रहा होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो इस तरीके के रोटेशन को, या फिर कहूँ इस तरीके के रोटेशन को, ये आगे बढ़ता ही रहेगा, एरो इसलिए लगाया क्योंकि ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके के रोटेशन को कहा जाता है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि ये घड़ी के सिमिलर रोटेशन हुआ, ये इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और सीधी सी बात है, एंटीवायरस, वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर ख़राब करता है। एंटीवायरस क्या होता है? वायरस से बचाता है। तो ऐसी सिंपल सी बात है। इसी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्मल जो घड़ी की डायरेक्शन में घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ऑब्वियसली जो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो घड़ी की डायरेक्शन क्या है? घड़ी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इस तरीके से होगा। तो घड़ी की डायरेक्शन के उल्टा चल रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करके जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कह देंगे एंटी क्लॉकवाइज एंगल। इतना समझ में आ गया? तो अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ये कौन सा रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रोटेशन हो रहा है, ये वाला रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी समझ जाइएगा, एंटी लिख रहा हूँ इसमें, स्क्रीन प्रॉब्लम है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो तब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के जब ऊपर से, यानी कि ऊपर, मैंने इसीलिए हॉरिजॉन्टल इसलिए बनाया, ऊपर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, तो एंगल आपका ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी एंगल बन रहे हैं, मान लीजिए एंगल की, पहली आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी लोग वहम में थे अब तक, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था 90 डिग्री के बाद हमें tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, इन सब की वैल्यू नहीं बताई गई थी, डिफाइन नहीं बताई गई थी। शायद आपके टीचर ने बोला भी होगा कि बड़ी क्लासेस में हमें पता चलेंगी इनकी वैल्यू। तो जी हाँ, 11th में ही पता चलेंगी। 360 डिग्री तक इनकी वैल्यू जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 360 डिग्री तक ही एंगल होते हैं, उसके ऊपर नहीं होते हैं। एंगल कैन बी एनीथिंग, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी वैल्यू एंगल हो सकती है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, क्योंकि 0 डिग्री भी होता है। अब चाहे ये 7200 डिग्री एंगल हो, 7200 डिग्री, चाहे फिर ये कुछ और हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंगल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है एंगल की वैल्यू। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ सर, कि आपने बोला कि एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये मैंने एक लाइन बनाया और मैंने बोला कि इस लाइन को मैंने इनिशियल लाइन मान लिया सर, आई एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको। तो सर इनिशियल लाइन मैंने इसको माना। अगर मैं बोलूँ कि 350 डिग्री, सॉरी सर, मैं अगर इसको बोलूँ 730 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 360 से ऊपर है। सर इसका कैसे बनाया जाएगा? क्या इसका ग्राफ सर यहाँ से शुरू करूँगा और ऐसे बनाते हुए 2 रोटेशन कंप्लीट हुई। 2 रोटेशन का कितना होता है? 360 इंटू 2 यानी 720। तो क्या उसका एंगल यहाँ पे आके रुकेगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर 10 डिग्री हो जाएगा? क्या उसका एंगल यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे उसका एंगल 10 डिग्री हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे तो 10 डिग्री हो जाएगा और उसका जो बनेगा, जो भी सिस्टम बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। ये एंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस तरीके से जो बनाया मैंने ये, वो ऐसा ही बनेगा। कंफ्यूज हो रहे हो? आई नो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तब मुझे इसीलिए बेसिक से आपको समझाना होगा। ये 10-15 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर दूंगा सब कुछ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग 10वीं क्लास के बच्चे हो, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर शुरुआत से आपका एंड तक का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा। जिन लोगों को पहले से ही आता है तो उन लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं है सर मत पढ़ाओ, थोड़ा आगे पढ़ा दो। वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं सिंपली, बहुत ही ईजी तरीके से। उनको ज़रूरत नहीं है पार्ट देखने की। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी क्या हो सकता है कि कुछ मैं ऐसी बातें बता दूँ जो कि शायद आपको ना पता हो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहने वाले थे, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट कह रहा था मैं आपको। अगर हॉरिजॉन्टल ये है, अगर ये लाइन ये है और ये इसी लाइन से एंगल बनाना है, तो अगर इस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं बनाऊंगा कोई भी एंगल तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी के विपरीत अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर ये मैंने कोई एंगल बना दिया थीटा, जिसकी वैल्यू एक्यूट एंगल है, मान लीजिए ये थीटा है, मान लीजिए +30, क्योंकि ऊपर में बना रहा हूँ तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, +30 डिग्री। तो अगर मैं नीचे में कोई एंगल बना रहा हूँ 30 डिग्री, तो उसको मैं क्या लिखूँगा? उसको मैं लिखूँगा थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री। ये है कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। पुरानी क्लासेज में हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को कुछ इस तरीके का सवाल दे दिया जाता था कि ये कुछ एंगल बना दिया, ये कुछ ऐसा दे दिया, अब हमें बताओ कि यहाँ का एंगल हमें दे दिया है, यहाँ का एंगल हमें दे दिया है, यहाँ का एंगल पूछ लिया। हम लोग क्या करते थे, या फिर हमें ऐसे कुछ भी दे देता था, ठीक है, ऐसे भी दे देता था कुछ, हमें बोलता था कि यहाँ का एंगल पता है, यहाँ का बताओ, या फिर यहाँ का बताओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली इसको भी 30 डिग्री लिख देते थे, इसको भी 30 डिग्री लिख देते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज जा रहा है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर मैं ये लाइन बना रहा हूँ ऐसी, अगर मैं रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से करूँ कि यहाँ पे 30 डिग्री बच जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे 30 डिग्री बच जाए, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री बचा, कैसे, अगर मैं 330 डिग्री का एंगल बनाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 30 डिग्री बचेगा, क्योंकि 360 होता है टोटल एंगल, 360 माइनस 330 क्या बचेगा, 30 डिग्री। तो क्या ये एंगल नेगेटिव होगा? मुझे ये जानना आप लोगों से, क्या ये एंगल नेगेटिव होगा? कमेंट कीजिए फटाफट। क्या ये एंगल नेगेटिव होगा? नहीं होगा, ये एंगल पॉजिटिव का 30 डिग्री होगा। क्यों पॉजिटिव का होगा? क्योंकि हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रट लें कि अगर लाइन से नीचे में, अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे अगर मैं ये लाइन बना दूँ तो ये माइनस होगा, और हॉरिजॉन्टल से ऊपर बना दूँ तो ये प्लस होगा। नहीं, ये रटना नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद रख लेनी है। मैंने भी याद किया था, आपको भी याद करना होगा। जी हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप लोग समझ लें। अगर मैं बोलूँगा मेरा नाम शादाब है और आप लोग पूछोगे कि भाई तेरा नाम शादाब हुआ कैसे, मुझे ये एक्सप्लेन कर दो, तो भाई इसमें मैं क्या करूँगा, हैं? नाम जो है भाई, जिसके मन में जो आ गया उसने रख दिया। अमन किसी का नाम है, अब पूछोगे अमन का मीनिंग क्या होता है, तो वो थोड़ी बता पाएगा, उसका नाम रख दिया भाई। ऐसे ही इन चीज़ों का जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें, उनका कंसेप्ट मैं बता दूँगा पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये याद करना पड़ेगा, तो याद करना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि अगर उनको आप डिराइव करने बैठेंगे तो उनके स्टेप्स काफ़ी लंबे लेंदी हो जाएंगे।
तो अगर आप ऐसे इन स्टेप्स को लिखते हुए अगर आप डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपको सजेस्ट करता है कोई भी टीचर की याद कर लीजिए। एनीवेज, हमने पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल समझ लिया। अब हमें समझना है, मैंने टर्मिनल साइड भी बता दिया, इनिशियल साइड भी बता दिया, आपको वर्टेक्स भी बता दिया। और वर्टेक्स का एक और चीज़ कहा जाता है पॉइंट ऑफ रोटेशन। वर्टेक्स को क्या कहते हैं और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्यों कहा जाता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन उसी पॉइंट से रोटेट कर रहा है जो रे है हमारा गिवन, इसीलिए उसको पॉइंट ऑफ रोटेशन बोल देते हैं। और पॉइंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन को वर्टेक्स। अरे सर आगे भी तो पढ़ो, आगे भी तो पढ़ाओ सर जी। ठीक है, पढ़ाते हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ पे हमें पढ़नी है मेन चीज़ जो आ गया है, यूनिट्स ऑफ एंगल। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या है, यूनिट्स ऑफ एंगल क्या होता है? सर मुझे नहीं पता। यूनिट्स ऑफ एंगल इसमें बुक में, पूरी बुक में टॉपिक नहीं है, और ये ना ही कोई टॉपिक है, मैंने अपनी तरफ से इसका नाम दिया है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किन किन यूनिट्स में एंगल को नापा जा सकता है। पहला तो हमारा होता है डिग्री, जो कि बहुत पॉपुलर है। एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे 25 डिग्री। अब ये डिग्री वो वाला है एंगल वाला, इसको सेल्सियस या फ़ारेनहाइट करने में बैठ जाना, हो गया वरना तुम्हारा काम। ठीक है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में भी बोल रहा हूँ, बताओ यार। 25 डिग्री का एंगल, 25 डिग्री का एंगल। अरे सर क्या कर रहे हो सर, सही से बनाओ ना। ठीक है, आ जाते हैं। दूसरा होता है हमारा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको 25 की जगह 30 डिग्री लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दे रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी इसी 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँगा और कन्वर्ट करके लिखूँगा। बाद में आपको बताऊँगा कन्वर्ट करते कैसे हैं, आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, डिग्री आ गया है। और रेडियन मेजर में क्या होता है? रेडियन मेजर में आपका पाई का खेल आ जाता है। यहाँ पे आपको 30 डिग्री को अगर लिखना है तो 30 डिग्री का आप लोग लिख सकते हैं पाई बाय 6 लिख सकते हैं। नहीं सर, कुछ तो गलत लग रहा सर, हम पढ़ के आए सर, हमने लेक्चर पहले देख लिया सर, हम तो आपका लेक्चर ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए देख रहे थे। हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जिन्होंने लेक्चर देख लिया है, बट ये मैंने सही लिखा है एकदम। ठीक है, बात रही 60 डिग्री की, तो पाई बाय 3 होता है, सॉरी पाई बाय 2 तो 90 डिग्री होता है। आपको ये जान लेना है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है। सर पाई 180 डिग्री नहीं समझ में आ रहा सर, आप कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो सर, आप बस हमें रटवा रहे हो। देखिए, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, जो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है डिग्री मेजर। उसमें इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उसी में दिया गया है। अभी पढ़ा दूंगा फालतू में, कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। उसमें पूरा एग्जाम्पल लेते हुए डिटेल में समझाऊंगा, मुझे इनके भी एग्जाम्पल लेने हैं ना। तो डिग्री मेजर होता है पहला, और दूसरा होता है रेडियन मेजर। ये 30 डिग्री को ही मैंने रेडियन में लिखा है, पाई बाय 6। और तीसरा होता है, जी हाँ तीसरा भी होता है, किसी ने आपको बताया हो ना बताया हो मुझे नहीं पता, मेरे टाइम में नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तब मुझे समझ में आ गया था कि हाँ तीसरा भी होता है। और तीसरा को भाई ऐसे कोई भाव नहीं देता है, लेकिन ये हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है कि जो तीसरा होता है, हालांकि उससे पहले नंबर पर लिखा गया, वो था कंप्लीट रिवॉल्यूशन या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और वैसे इस 1 कंप्लीट लिखना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। एक्चुअल में वो जो होता है वो होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन भी एक डिग्री का मेजर है। एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई होते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा सर, रेडियन कैसे 2 पाई हो रहा है सर? ऊपर में भी आपने रेडियन का बता दिया, पाई बाय 6 30 डिग्री कैसे सर? इस वाले में लेक्चर में आपको नहीं जानना है ये बातें। आपको जो मेन चीज़ फोकस करनी है वो क्या है कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल में दे रहा हूँ, मेरे को एग्जांपल देना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में भी एग्जांपल नहीं दिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ मैं जानता हूँ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको एक हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि पाई 180 होता है, 2 पाई 360 होता है। कैसे सर? पाई 180 होता है, अभी मैंने बताया, 2 बाई पाई 360 होता है। ठीक है, रेडियन में, रेडियन को अगर हम लोग डिग्री में करें तो 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। अगर आपसे कोई पूछे 1 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, और 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री। सर कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, छोड़ दो कन्फ्यूज़न को। अभी अगला जो लेक्चर होगा उसमें बहुत डिटेल से डिग्री मेजर पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है, सब कुछ आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब एनीवेज टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो ये 1 रिवोल्यूशन होता क्या है? 1 रिवोल्यूशन
और इसका ये क्यों बनाया गया? तो 1 रेवोल्यूशन इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को, हम लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को हम लोग ईजिली मतलब नाप पाए, बड़ी बड़ी एंगल्स को ईजिली नाप पाए। कैसे? अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि एक टायर है, वो भाई 100 मीटर चला, 100 मीटर चला। अब ये बताओ उसने कितने डिग्री एंगल, मतलब 100 मीटर चला, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। स्पीड भी डिराइव किया जाएगा ना, पहिया है भाई, टायर है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। तो कितना समय लिया इसने लिया 10 सेकंड पहुंचने में 100 मीटर। अब मुझे ये बता दो कि कितना इसने डिग्री, जो एरिया है इसने कवर किया, कितना डिग्री एंगल इसने बनाया, कितना डिग्री एंगल इसने बनाया यहाँ से यहाँ आने में। तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यहाँ पे हमें ये चीज़ दी गई है कि ये एक, यहाँ तो इसकी हमें वैल्यू दे रखी है इस टायर की, क्या कि इस टायर की वैल्यू है, रेडियस है आपको टायर का 7 ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, समझ रहे हो सर? ये टायर तो मेरे को खिलौने वाली गाड़ी की लग रही है। चलो ठीक है, जान दो, 7 इसीलिए लेते हैं यार। तुम ना सेंटीमीटर ही लिख लो, पता है कि मीटर लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर टायर का आ गया रेडियस। मैंने आपको रेडियस दे दिया। आप बताओ कि ये एक रिवोल्यूशन, या कहूँ कि 360 डिग्री, क्या समझ में आया? एक रेवोल्यूशन। अब थोड़ी बातें चमक रही है सर, हमारे दिमाग में चमक रही है सर, चमक रही है बातें। अगर ये बताइए अब कि ये कितने रिवोल्यूशंस में वहाँ तक पहुँचेगा, तो आपको पहले पता लगाना होगा एक रिवोल्यूशन में कहाँ तक पहुँचेगा। एक रिवोल्यूशन में मैंने क्या बताया, 360 डिग्री होता है। और एक रिवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, ये टायर यहाँ ज़मीन पे है। अब अगर इसका पूरा का पूरा ये जो इतना एरिया है, पूरा का पूरा, अगर ये दोबारा पूरा एरिया घूम के वापस से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए ये पॉइंट, ये टायर घूमते हुए पूरा आएगा, पूरा घूमते हुए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जब टच हो जाएगा रोड के, तो क्या होगा, फुल रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फुल रिवोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, हम सरकमफ्रेंस ले लेंगे। सरकमफ्रेंस लेने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है भाई? 2 पाई आर इज़ नथिंग बट 2 × 22/7। पाई की वैल्यू जानते हो ना, ये भी बतानी पड़ेगी, इंटू 7 से 7 गया, 44 सेंटीमीटर में ये कितना, 44 सेंटीमीटर एरिया कवर करता है ये एक रिवोल्यूशन में। तो अब निकल जाएगा कितना एरिया कवर करेगा ये। तो अब आपको ये निकालना है कि कितने, 1 मीटर कितने रिवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा, ये निकालना है ना। तो क्या करोगे सर? आप तो आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हो, ऑफ टॉपिक सर। देखिए अभी मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी रहा होगा मैं जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप उस तरीके से समझ रहे होंगे तो 0.44 क्या हो गया यहाँ पे, ये मीटर हो गया, कन्वर्ट कर दिया कैसे, 100 से डिवाइड करके। सर नहीं समझ में आया सर, अच्छे से समझाओ सर। 44 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 44 अपॉन में क्या 100। अब तो आ गया 0.44 मीटर, आ गया सर, आ गया। अब ये मीटर कवर कर रहा है ये कितने में, एक रेवोल्यूशन में। तो ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, सॉरी हाँ 44 सेंटीमीटर में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो 100 मीटर कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा, 100 मीटर कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, डिवाइड 0.44, क्या करें सर, काट देंगे। अब क्या करें सर, टू 5 × 10, 0 0 0, ठीक है। अब तो ये तो समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, लाल कलर कर देता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है सर। अब हमारा बहुत ख्याल रखते हो सर। 2 2 × 4 5 × 0 0
समझाने के लिए आपको रखना पड़ता है ख्याल। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, देख रहे हो। तो ये कितना आ गया हमारा 11 टू द 22। अब यहाँ पे क्या बचा 3, 11 टू द 22, अब फिर 2 बचा तो 8, 7, 11 7 77 अप्रॉक्सीमेटली। मैंने ये सही से कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं घर पे बैठ के। और कोई भी अगर आपको लग रही है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को खुद शक हो रहा है थोड़ा सा, आई होप मैंने सारी चीज़ें सही की है। अब ये देखिए, अगर 1-2 सिली मिस्टेक्स हो जाती है मेरे से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा। बेसिकली हर टीचर से हो जाती है, चाहे एक्सपर्ट टीचर भी हो, हम लोग इंसान है भाई, गलती तो करेंगे। तो 227 अप्रॉक्सीमेटली रेवोल्यूशन करने पे 100 मीटर पार करेगा। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, 44 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, सेंटीमीटर, मीटर भी नहीं है, मैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है 227 के मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इतने के आसपास रेवोल्यूशन लेगा ये 100 मीटर कवर करने में। एंड ऑब्वियसली ये स्पीड देने का मेरे को कोई मतलब नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। लेकिन ये स्पीड यहाँ पे नहीं आएगा, मैं कुछ और ही क्वेश्चन समझ लिया था, कोई और टॉपिक का इसमें। तो यहाँ पे स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे ना, टाइम की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मेरे को बेसिक कंसेप्ट आपको ये सिखाना था कि क्यों लिया गया रेवोल्यूशन, होता क्या है और रेवोल्यूशन क्यों बनाया गया, जब डिग्री और रेडियन से भी बना सकते थे। बड़ी क्वांटिटीज़ का क्या मतलब कहने का, मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में समझा दिया था, डिटेल में मुझे समझाना नहीं था। खैर, तो 227 रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए। अब ये सुनने में थोड़ा सा छोटा नंबर लग रहा है, तो आप लोग सोचोगे हाँ चलो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है 227 रिवोल्यूशन। लेकिन अगर मैंने अभी आपको बताया एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, तो 227 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होंगे, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी इसकी, समझ रहे हो ना। आप लोग इसको निकाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन काफ़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है, ऐसे करके कुछ बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने। सर क्या कर रहे हो सर, तो कुछ बड़ी वैल्यू आएगी डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में। अब इस डिग्री सेल्सियस में इतनी बड़ी वैल्यू आ रही थी, इसीलिए इसको ईजी बनाने के लिए उन्होंने 1 रेवोल्यूशन नाम का एक यूनिट निकाला, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती लार्ज क्वांटिटीज़ की डिग्री निकालने की या एंगल निकालने की। जैसे कि यहाँ पे हमने एक टायर का एग्जांपल लिया है, हालांकि एनसीईआरटी में आपको टायर का एग्जांपल दे रखा है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा डीप में आपको समझा दिया। टायर का पूरा स्पीड लेके, स्पीड तो लेना ही नहीं था मेरे को, लेंथ लेके, रेडियस लेके, सब कुछ लेके मैंने आपको बता दिया डिटेल में क्या होगा कैसे होगा। एनीवेज लीव इट। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि कितने होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं, और मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया रेवोल्यूशन के बारे में। अब रेवोल्यूशन आपको जानने की वैसे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि सिलेबस में आएगा नहीं। सर धोखा किया, सर आपने धोखा कर दिया, हमें आना नहीं था सिलेबस में, तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जस्ट फॉर नॉलेज, मैंने नॉलेज के लिए पढ़ा दिया। जिन लोगों को नहीं पढ़ना वो लोग स्किप मार सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर पहले बता देते तो हम भी स्किप मार लेते, कोई नहीं, पढ़ लिया, ज्ञान हमेशा काम आता है। 1 रेवोल्यूशन, 3 यूनिट्स हमें पता चल गए। रेवोल्यूशन नाम का एक यूनिट है, एक डिग्री नाम का यूनिट है, एक रेडियन नाम का यूनिट है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है आपको कि इन दोनों यूनिट से भी नापा जाता है एंगल को, बस इतना बताया गया और कुछ नहीं। इतना ही था, ख़त्म हो गया, बिल्कुल फिनिश, ख़त्म, जाओ घर जाओ, वीडियो छोड़ के जाओ। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री मेज़र। डिग्री मेज़र, उसमें मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया, मैं पूरा डिटेल में खोल के रख दूँगा, पूरे टॉपिक को बढ़िया से डिटेल में समझाया जाएगा, एकदम बेसिक से एडवांस समझाया जाएगा। 9-10 का भी कंसेप्ट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पूछो कमेंट करके डाउट्स, जो भी आपको मैं क्लियर करूँगा अगले वीडियो। गुड बाय।